जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 10 के उन प्यारे बच्चों के लिए गृह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जिन प्यारे बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 का गृह विज्ञान विषय का पेपर अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा में आप 70 में 70 अंक जरूर लेकर के आओगे और 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये वायरल मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। समय आपको परीक्षा में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, 15 मिनट पहले आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। और निर्देश ध्यान देना, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में क्या रहेगा? निर्देश ध्यान देना। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करना है। यानी सही विकल्प आपको चुनना है और जो भी उत्तर सही होगा उसके अनुसार आपको ओएमआर सीट में गोला काला करना होगा। क्लियर? चलिए, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। इनमें से कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? तो राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, फैशन बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। दूसरा प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण। यहां पर ध्वनि होगा, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को एम्पियर में या डेसिबल में मापा जाता है, या ओम में या जूल में? तो राइट आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। तो यदि अत्यधिक वमन और अतिसार हो गया किसी को, तो इसके कारण क्या हो सकता है? निर्जलीकरण हो सकता है, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और इस कारण व्यक्ति की यानी रोगी की मृत्यु भी हो सकती है यदि अच्छे से इलाज नहीं किया गया तब। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन होता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो अशुद्ध या दूषित जल से होने वाला रोग है मेरे प्यारे बच्चों हैजा रोग। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 है शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल पारदर्शी होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है बीसीजी का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का टीका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस रोग में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है क्षय रोग में, जिसे तपेदिक या टीबी के नाम से भी जाना जाता है। तपेदिक या टीबी के नाम से भी क्षय रोग को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8 है आदर्श बजट माना जाता है। तो इनमें से आदर्श बजट कौन सा है? तो बचत का बजट जो होता है ये सबसे आदर्श और अच्छा बजट माना जाता है। प्रश्न संख्या 9 है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपया है। तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? हम क्या करेंगे, 40 को 5 से गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा उत्तर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 40 को 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपया। अब हमें निकालना है 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य। तो 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे, 0 आएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 200 रुपये आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर विकल्प मिसप्रिंट है, 200 रुपये आंसर सही होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए? तो टिटनेस रोग से बचाव के लिए टिटबैक
यहाँ पर ध्यान दें, बी वाला ऑप्शन सही होगा। टिट बैग का टीका लगाना चाहिए या लगवाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो नाड़ी की गति होती है 1 मिनट में 72 से 80 बार। प्रश्न संख्या 12 है, घर पर सिलाई करने से बचत होती है, तो घर पर सिलाई करने से समय की बचत होती है, कपड़ा की यानी कपड़े की बचत होती है, धन की बचत होती है, और यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी की। तो घर पर सिलाई करने से किसकी बचत होती है? सभी की बचत होती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है, सी वाला ऑप्शन सही होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर ध्यान दें, सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 14 है, सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को आप कब धोते हैं? सब्जियों को हमें काटने के पहले यानी छीलने के पहले ही धो लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए पाई जाती है, यहाँ पर ध्यान दें, दूध में। यहाँ पर ध्यान दें, दूध में। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो वायु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? यहाँ पर ध्यान दें, हैजा रोग। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, नियासिन का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नियासिन का स्रोत क्या है? प्रश्न संख्या 19 है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग में रोगी को यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? युक्त भोजन दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा, खनिज लवण युक्त भोजन दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखते हैं प्रश्न संख्या 21, और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पासबुक तथा चेकबुक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 21, बैंक में अपने खाते से धन निकालने के प्रपत्रों की पुस्तिका को चेकबुक कहते हैं, जबकि बैंक के खाते के विवरण की पुस्तिका को पासबुक कहते हैं। पासबुक में जमा किए गए तथा निकाले गए धन एवं ब्याज का विवरण लिखा जाता है। ये है अंतर। पासबुक में क्या होता है? कितना रुपया जमा है, कितना निकाला गया है और कितना आपको ब्याज मिला है। चेकबुक में क्या होता है? एक पत्रिका होती है, पुस्तिका होती है, जिसको आप भर देंगे, उसमें चेक लगे होंगे, उसको आप भर दीजिए, बैंक में जमा कर दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, या आप किसी के माध्यम से उस चेकबुक से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरह के जो प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर संख्या 22 यानी 22, परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही ज्ञान हो जाता है। यदि हम बजट बनाते हैं तो परिवार को कहाँ से कितनी आय हो रही है, सब जानकारी हमको मिल जाएगी। और दूसरा है, आय व्यय को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास भी किया जा सकता है। यानी हमारी आय जितनी है, हमारे व्यय यानी खर्च जितने हैं, सबको नियंत्रित करके एक अच्छी बचत की जा सकती है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है, प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। प्रेशर कुकर की उपयोगिता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या प्रेशर कुकर क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 23, इसका उत्तर आप ऐसे लिखिएगा, प्रेशर कुकर की उपयोगिता। ये हेडिंग रहेगी।
यह एक हैंडल युक्त बर्तन होता है। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर, आज के युग में, आज के वर्तमान युग में सभी घरों में प्रेशर कुकर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, जिसके ढक्कन के अंदर चारों तरफ एक रबर का छल्ला लगा रहता है, काला होगा, आपने देखा है। ढक्कन पूरी तरह बंद कर देने से भाप बाहर नहीं निकलती है और उसके दबाव से खाना अतिशीघ्र पक जाता है। भाप के, यहाँ पर मिसप्रिंट है, भाप के अंदर ही रहने से भोज्य तत्व तथा सुगंध नष्ट नहीं होती है। इस बर्तन के अंदर 2-3 छोटे बर्तनों में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ रखकर एक साथ ही पकाए जा सकते हैं। यह कुकर स्टोव, कोयले की अंगीठी अथवा गैस के चूल्हे पर रखा जा सकता है। इससे समय तथा ईंधन की भी बचत होती है। अतः यह रसोई घर के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न संख्या 24 है। मोच के लक्षण क्या है? मोच के लक्षण या पहचान क्या है? तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को ध्यान देना। यहाँ पर मोच के लक्षण या पहचान, तो मोच आने के लक्षण क्या है? पहला है संबंधित अंग में सूजन आ जाती है तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। जहां पर मोच आ जाएगी वहां पर सूजन आ जाएगी और उसको इधर उधर हिलाने डुलाने पर पीड़ा अर्थात दर्द भी होता है। मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 25। भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप यहां पर ध्यान देना। यहां पर भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो कि व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगला प्रश्न है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको? प्रश्नोत्तर संख्या 26। भूनते समय वस्तु आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 लघुत्तरीय हैं और इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। चलिए ध्यान दें, प्रश्न संख्या 27 है, आय कितने प्रकार के होते हैं? चलिए ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27। प्रत्यक्ष आय, आय 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्रत्यक्ष आय, इसे डायरेक्ट इनकम भी कहते हैं। चलिए कैसे लिखना है? पारिवारिक आय का मुख्य रूप या प्रकार प्रत्यक्ष आय यानी डायरेक्ट इनकम है। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहा जाता है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए वेतन या व्यापार से प्राप्त होने वाली आय। इसके अतिरिक्त धन के विनियोग अर्थात ब्याज तथा आवास या दुकान आदि का मिलने वाला किराया भी इसी प्रकार की आय में ही सम्मिलित होता है। प्रत्यक्ष आय वह आय है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होती है, या दुकान का किराया हो गया या मकान का किराया हो गया। वो जो आय प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, वही है प्रत्यक्ष आय। दूसरा है आय का प्रकार अप्रत्यक्ष आय। अब ये क्या है? पारिवारिक आय का दूसरा प्रकार या रूप है अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। अप्रत्यक्ष पारिवारिक आय से आशय उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती हैं, यानी वेतन यानी तनख्वाह के अलावा जो हमें सुविधाएं मिलती हैं वही है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होती। उदाहरण के लिए कंपनी की ओर से बिना किराए का मकान या फर्नीचर मिलना, ड्राइवर या नौकर मिलना,
आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा आदि अप्रत्यक्ष आय श्रेणी में आते हैं। कुछ परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष आय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस आय पर किसी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न संख्या 28 है। प्राकृतिक जल के विभिन्न स्रोत लिखिए। यानी हमें प्राकृतिक जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, चलिए ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 28 कैसे लिखना है आपको इसका उत्तर। जल कुल 3 प्राकृतिक स्रोत हैं, यानी जल के कुल 3 प्राकृतिक स्रोत हैं। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: वर्षा जल, भूमिगत जल और सतही जल। तो पहला है वर्षा जल। वर्षा जल में अन्य स्रोत जैसे बर्फ और अतिरिक्त प्रकार की वर्षा शामिल होती है। पृथ्वी पर गिरने वाली वर्षा जलचक्र का एक प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह सतह और भूमिगत जल स्रोतों दोनों की भरपाई करती है। दूसरा है भूमिगत जल। ये पानी ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आप मूल रूप से देख नहीं सकते या आसानी से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जल चक्र में भूमिगत जल स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह मानव उपभोग के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। पानी की इन भूमिगत निकायों तथा अक्सर कुओं के माध्यम से पहुंचा जाता है, और जब सतह के नीचे दबाव बहुत अधिक होता है तो यह पानी ऊपर की ओर ढकेल दिया जाता है और झरनों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है सतही जल। देखने और उपयोग में आसान सतही जल आसानी से प्राकृतिक जल की सबसे प्रचुर आपूर्ति है। नकारात्मक पक्ष यह है कि पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश सतही जल खारा अर्थात नमकीन है, इसलिए यह अधिकांश जीवित प्रजातियों के लिए पीने के लिए आदर्श नहीं है। सतही जल पीने के पानी का स्रोत होने के अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतही जल का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो नवीकरणीय भी है। सतही जल की आपूर्ति वर्षा, झरनों और ऊंचाई वाले स्थानों तथा ग्लेशियरों से पिघलती बर्फ से होती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है 29वां। सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 29। सब्जियों के छिलकों में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं, अतः सब्जियों के छिलके छीलने से उनके पोषक तत्वों की हानि होती है, जिनसे बचने के लिए सब्जियों को भली प्रकार धोकर छिलका युक्त ही काट कर पकाना चाहिए, यानी छिलका नहीं हटाना चाहिए। इससे छिलके में उपस्थित पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, मोटे छिलके वाली सब्जियों के छिलके अधिक गहरे नहीं छीलने चाहिए क्योंकि पोषक तत्वों की छिलकों के साथ निकल जाने की संभावना रहती है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 30 है। सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, इसका उत्तर कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30। सिलाई किट की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है? सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री फीता, जिसे इंच टेप भी कहते हैं, कैंची, मिल्टन चौक, धागे, पिने आदि हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपए है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है? 56 रुपए है। अब आपको बताना है 1.5 मीटर कपड़े का दाम क्या होगा। तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम 56 गुणे 1.5 कितना होगा? 84 होगा। कैसे होगा? चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 56 को हम क्या करेंगे? 1.5 से गुणा करेंगे। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 5 छक्का 30, 5
बचे 25 और 3 कितना होता है? 25 3 28। ये हो गया। अब इस तरह के सवाल आपने लगाए होंगे छोटी कक्षाओं में। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 का पहाड़ा 6 बार हम लगाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर पहले 0 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। अब 8 और 6 होता है 14, 5 2 7, और हासिल जो आया है 8 हो जाएगा। अब 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 84 के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 84 रुपया हो जाएगा उत्तर। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर दीर्घ उत्तरी निर्देश है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घोत्तरी हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न 100 नंबर का होगा, और 6 नंबर का होगा, 100 नंबर का नहीं होगा। 100 नंबर में आपको उत्तर लिखना है, 100 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। चलिए यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है? कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगे या करेंगी? प्रश्न संख्या 33 है, पुलटिस की क्या उपयोगिता है? किन्हीं 2 प्रकार की पुलटिस बनाने की विधि लिखिए। अथवा में प्रश्न है, बचत के प्रकार के बारे में लिखिए। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 34 है, अस्थि भंग से क्या तात्पर्य है? अस्थि भंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।